बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी डायग्राम से आपको क्वेश्चन आते हैं बीसीए में भी और बीएससी एरोनॉटिक्स में, क्योंकि उसमें विंग का पूरा स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब होता है। कुछ चीज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उससे। आप लोग अपना एएमआर बुक सामने रखिए, जिसमें आपका पेज नंबर कितना है, 47। सर एक डाउट है। पूछो पूछो। सर एएमए वाले बुक से है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर पेज नंबर 1.1 है जो सर 11 पेज नंबर। एक मिनट रुक जाओ, क्या है पूछो तो, बोलो तो। सर उसमें लिखा है द विंग ऑफ एयरक्राफ्ट आर डिजाइन लेफ्ट एंड राइट corresponding टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर व्हेन सीटेड इन द कॉकपिट। हाँ, सर इसका मतलब क्या होगा? अरे वो देखो, बात कर रहा है कि जब हम विंग जब डिजाइन करते हैं तो पायलट किस साइड से, तो जिस हिसाब से पायलट बैठता है उस हिसाब से हम लेफ्ट और राइट का डिजाइन करते हैं। अगर आप सपोज कर, जैसे आपने पायलट जो है वो बोलता है नोज सेक्शन से एयरक्राफ्ट को देखिए, तो नोज सेक्शन से जो आदमी देखेगा उसके लिए लेफ्ट हैंड वाला जो लेफ्ट विंग हो जाएगा और राइट हैंड वाला राइट विंग होगा। लेकिन वही बंदा पीछे से जब जाएगा एयरक्राफ्ट में, पीछे से अगर टेल सेक्शन से देखने की कोशिश करेगा तो वो उसके लिए उल्टा हो जाएगा। वो उसके लिए कैसे, लेफ्ट विंग हो जाएगा राइट विंग हो जाएगा लेफ्ट विंग। तो इसलिए कहता है मैन्युफैक्चरर जब डिजाइन करता है तो पायलट के सीट पे मेन डिसाइड करता है कि वो इसके लेफ्ट, यानी पायलट के जो लेफ्ट है वो लेफ्ट विंग होगा और जो पायलट के राइट है वो राइट विंग हो जाएगा। इसलिए डिजाइन करते टाइम ये डाउट जो है क्लियर होना चाहिए कि हम किसके रेफरेंस ले रहे हैं। पायलट के सीट का रेफरेंस हर हमेशा लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप जहां जिस डायरेक्शन में खड़े हो जाओगे उस डायरेक्शन से आपका लेफ्ट विंग और राइट विंग उल्टा हो जाता है। तो उसको पायलट को कंफ्यूज ना है, क्योंकि क्या होता है देखो, मार्शल जो होता है ना, एक मार्शल होता है पता है, जो एयरक्राफ्ट को क्या करता है, आगे डायरेक्शन देता है, वेरी गुड। डायरेक्शन देता है। मार्शल का Yes, yes. काम है सारे एयरक्राफ्ट की एक्टिविटी को बताना पायलट को। तो उस कंडीशन में पायलट किसको देखता है, मार्शल को देखेगा। अब मार्शल कहेगा कि राइट इंजन को ऑन कीजिए, राइट इंजन कहाँ लगा रहता है, राइट विंग में लगा रहता है। तो उसके लिए इंडिकेशन दिखाना बहुत जरूरी है। तो पायलट उसी को समझता है मार्शल, क्योंकि उसके मार्शल क्या होता है, पायलट के सामने रहता है। तो पायलट का जो हाथ बायां है वो मार्शल का क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, और जो पायलट का राइट हैंड है वो मार्शल का लेफ्ट हैंड हो जाएगा। इसलिए हमें अपने पायलट की सीट के हिसाब से राइट और लेफ्ट विंग चूज करना रहता है, जिसको हम लोग दूसरा नाम ही बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, विंग को लेफ्ट और राइट के एरोडायनामिक भाषा में क्या बोलते हैं, एनीबॉडी पता है? सर क्या एरोफॉइल। हाँ, एरोफॉइल। सर विंग को किसको? विंग को हम एरोडायनामिक भाषा में क्या बोलते हैं? एरोफॉइल ही बोलते हैं। नहीं, एयरोफॉइल, अरे मैंने पूछना है, जैसे लेफ्ट विंग और राइट विंग, तो लेफ्ट विंग और राइट विंग में क्या फर्क हो जाता है? लेफ्ट विंग में आपका डिवाइस और राइट विंग में एरोडायनामिकली नेम उसमें आता है, तो क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं। बोलो। शायद से क्या बोलते हैं? नहीं, क्या पढ़ा है तुम लोग एरोडायनामिक में? हाँ, अरे मैं पूछ रहा हूँ कुछ और। पहले रूल्स नहीं। नहीं समझ रहे हो, जैसे लेफ्ट विंग का एक नाम होता है और राइट विंग का एक नाम होता है, उसको हम लोग अपने एयरक्राफ्ट की भाषा में यानी एरोडायनामिकली भाषा में हम क्या बोलते हैं? सर नहीं पता, आप ही बता दो। नहीं पढ़ा एरोडायनामिक में? ना।
नहीं लो सर। सर। सर आप बता क्या दीजिए। पढ़ा फिर एरोडायनेमिक्स तुम लोग? तो 4 पेज की तो थी एरोडायनेमिक्स। उसको लेफ्ट उसमें लिख फिर लो, लेफ्ट विंग और राइट विंग को हम एयरक्राफ्ट के भाषा में या एयरक्राफ्ट के एरोडायनेमिक की लैंग्वेज में हम उसको लेफ्ट और राइट कभी नहीं लिखते हैं। लेफ्ट को लिखते हैं पोर्ट साइड और राइट को लिखते हैं स्टारबोर्ड साइड। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर रिपीट अगेन। लेफ्ट को लिखते हैं पोर्ट साइड, PORT पोर्ट। PORT पोर्ट, अच्छा पोर्ट। ओके सर। लेफ्ट और राइट विंग को लिखते हैं स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड साइड सर। STAR स्टार BOARD स्टार पोर्ट। हाँ, पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है। लेफ्ट और राइट बोलने में क्या प्रॉब्लम है? लेफ्ट राइट हम एरोडायनेमिक की भाषा में नहीं बोल सकते। एयरक्राफ्ट में जब आप पायलट के सामने भूल नहीं मार्शलिंग लगता करेंगे भाई। तो लेफ्ट और राइट का यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पोर्ट एंड स्टारबोर्ड साइड का यूज करना पड़ेगा आपको। सर इससे रेफरेंस से फर्क पड़ जाता होगा नहीं, उसके लेफ्ट में उसका राइट हो जाता होगा। भाई वो पायलट के साथ चलेंगे ना, पायलट का लेफ्ट लेफ्ट होगा, पायलट का राइट राइट होगा। पायलट अपने एक लैंग्वेज को फॉलो करेगा ना, पायलट अपने लैंग्वेज, क्योंकि लेफ्ट और राइट बहुत चीजें होती हैं, इसीलिए विंग के लिए एक नाम दिया गया है बोर्ड साइड एंड स्टारबोर्ड साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया था। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने उस दिन बताया था, नोज रिब, फॉल्स रिब, एलरॉन, सॉरी फॉल्स स्पार, आपका बट रिब, बल्कहेड रिब, फिर उसके बाद था आपका फॉर्मर रिब्स, फिर उसके बाद थे आपके बहुत सारे ड्रैग्स वायर थे और एंटी ड्रैग वायर थे। उसके बाद आपका फॉर्मर रिब्स, एंटी ड्रैग वायर्स। अच्छा एक चीज इसमें टाइरॉड जो है, कई बुक में इसमें टाइरॉड और एंटी टाइरॉड ड्रैग वायर को ही बोला जाता है। इस बुक में देखिए टाइरॉड जो है वो थोड़ा अलग दिखाया है। टाइरॉड क्या दिखाया है, इसमें एक सिंपल ट्यूब है जो आपके रिब्स की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन जो टाइरॉड होता है वो एज ए हम ड्रैग वायर और एंटी ड्रैग वायर की तरह ही यूज करेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। हाँ सर एक बार गसेट्स बता दीजिए। कौन सा? गसेट्स। अच्छा गसेट, देखो गसेट क्या होता है, देखो फर्स्ट सेमेस्टर ही दोबारा ये पढ़ना नीचे ना। फिगर दिख रहा है 254। अबे यस सर। ये फिगर देखो AMR बुक में 254, यस सर दिख गया। उसमें गसेट है ना, कंटिन्यूअस गसेट लगा हुआ है D और E में, और ऊपर C और B में वेव लगा हुआ है, गसेट ऊपर B में भी है। ये क्या करता है, एडिशनल हम रिब के ऊपर एक एडिशनल मटेरियल का अटैचमेंट करते हैं। तो कंटिन्यूअस गसेट का मतलब होता है चारों ओर रिब के हम एक एडिशनल मेटल शीट का या एडिशनल वुडन ब्लॉक का, वुडन का एक एक्स्ट्रा हम लेयर देते हैं। उसका क्या फायदा होता है कि जब आप, क्योंकि रिब में क्या होता है आपके चारों तरफ हमने क्या कर रखा है, वेट कम करने के लिए होल्स दे रखे हैं। तो जब हम रिब को अटैच करते हैं स्पार से और फ्रंट और रियर स्पार से, तो रिब एक रिजिडिटी टफनेस आने के लिए उसमें गसेट एक्स्ट्रा हम मेटल का यूज करते हैं, क्योंकि आपने रिब को बहुत हल्का कर दिया। सारे वेट जो मेटल थे वहां से आप निकाल के उसको क्या करते हो, लाइट वेट बना देते। तो जो रिजिडिटी आने चाहिए कॉर्नर साइड्स में, तो उसको रिजिडिटी बनाने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा मेटल शीट प्लेट लगाते हैं, किसके साथ, बॉडी के और रिब के बीच में। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे स्ट्रिंजर्स हो गया,
आपके स्किन्स हो गए, ये सब के अलावा जो एक्स्ट्रा सीट्स होती है वो रिब के चारों ओर हम एक एक्स्ट्रा सीट को ज्वाइंट कर देंगे और उसको हम लोग बॉन्डिंग कर सकते हैं या आप आपस में उसको रिवेटिंग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं गसेट, ठीक है। और बेब जो होता है, बेब क्या होता है, छोटा छोटा टुकड़ा होता है शीट का, जहां बीच 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 पे हम उसको टुकड़े को ऐड कर देते हैं, कंटिन्यू नहीं रखते उसको, तो वो हो जाता है बेब। तो इन दोनों में फर्क क्या है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक विदाउट, छोटे छोटे टुकड़े में हम सीट्स का एडिशनली एक एक्स्ट्रा हम लोग लेंथ करते हैं, एक्स्ट्रा हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रिब्स का हम गसेट और बेब का यूज करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर, क्लियर सर। अब आज हम लोग देखेंगे, अब ये जो विंग कंस्ट्रक्शन है, इसमें आपको जो मैंने बताया था कि इसमें जो स्पार्स होते हैं वो कितने तरह के स्पार्स यूज कर सकते हैं, ये आपका फिगर दिया हुआ है। आप 253 फिगर में देखिए, हॉरिजॉन्टल लैमिनेशन है, हॉरिजॉन्टल लैमिनेटेड, सॉलिड, वर्टिकली लैमिनेटेड, इंटरनली रोटेड, एक्सटर्नली रोटेड, बॉक्स टाइप, फ्लेंज टाइप, आई बीम स्पार, इस तरह के स्पार्स यूज करते हैं। लेकिन ये स्पेशली वुड के केस में दिया हुआ है। मेटल के केस में हम इतने तरह के यूज नहीं करते हैं। मेटल के केस में हम कैसा यूज करेंगे, ओनली बॉक्स बीम टाइप या आई बीम स्पार, जिसको हम सर लोग आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेटल कंस्ट्रक्शन जो स्पार होता है उसमें हम लोग आई बीम स्पार या बॉक्स बीम स्पार या आपका फेल शेप स्पार, यही 3 तरह का हम स्पार यूज करते हैं। लेकिन वुडन जो वुडन ब्लॉक के बनते हैं, जो वुडन स्पार होता है, उसमें इतने तरह के डिजाइन हम बना सकते हैं। लैमिनेटेड बना सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं, वर्टिकली लैमिनेटेड बना सकते हैं, इंटरनली रोटेड बना सकते हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सर मेटल में बॉक्स, आई शेप और कौन सा यूज होता है? इसमें मेटल में आई शेप, बॉक्स टाइप Box. यूज करेंगे और फ्लेंज टाइप का भी यूज कर सकते हैं, और लास्ट एक फेल शेप स्पार। सर अब आपकी चलते वॉइस हैं हम बहुत लोग, ब्रेक हो रही है। अभी हम लोग फेल शेप स्पार के बारे में पढ़ेंगे, कैसा होता है फेल शेप स्पार। सर हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। हाँ सर, Voice बीच तो आ बीच में रही लैग हो रही है। फटी है एक हमारी मिनट गाड़ी। को, ठंडी ठंडी पुरवाई हो जाती अभी आ रही आवाज सबको? हाँ सर, अब थोड़ी क्लियर हाँ होगी। सर, अभी Yes, clear sir. है। ये सर प्रॉपर आ रही है। थोड़ी ठीक है सर। यस सर, क्लियर है। ओके, अभी हम लोग फेल शेप स्पार का बारे में पढ़ेंगे। एएमए चैप्टर में है वो, और उसके लिए एएमए बुक आपको रखना पड़ेगा सामने, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर दिया हुआ है व्हाट इज फेल शेप स्पार। चलिए आगे देखते हैं फेल शेप स्पार का हम लोग। ये बुक नंबर एमए का बुक आपके पास होगा, तो उसमें आप पेज नंबर 115 निकालिए, पेज नंबर 115, जिसमें आपका फिगर दिया हुआ है 130, जिसमें आपको स्पार के बारे में पढ़ना है। दिख रहा है सबको फिगर, या प्रेजेंट स्क्रीन करना है? दिख रहा है सर। सर 150 तो है ही नहीं इसमें पेज। 115। 115। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा,
स्पार को। ये है फेल सेप स्पार विथ रिविटेड स्पार बेव। अभी मैंने बात किया था बेव का, तो वही चीज इसमें भी आपको मिलेगा। व्हाट इज स्पार? सबसे पहले हम ये कौन सा स्पार है? फेल सेप स्पार है। इसका डिजाइन हम करते हैं फेल सेप स्पार, मतलब जिसका एक कंपोनेंट अगर फेल हो भी जाता है तो दूसरा कंपोनेंट आपका क्या होगा? लोड लेने के लिए अवेलेबल होता है। इसी के लिए इसका नाम पड़ता है फेल सेफ, यानी कि फेल होने के बावजूद भी ये हमारा सेफ होता है। अब ये कैसे फेल सेफ काम करता है इसको समझना है। सबसे पहले देखो, इसमें दो कैप है, अपर स्पार कैप, लोअर स्पार कैप। और ये अपर स्पार कैप और लोअर कैप, इसका स्पार कैप जो है दोनों अलग अलग होता है, दो पार्ट में वो बने रहते हैं स्पार हमारे। अब इसके स्पार को बीच में देखो, अपर स्पार बेब और लोअर स्पार बेब है। मतलब क्या हुआ? उन दोनों को हम ओवरलैपिंग करते हैं। इनको अपर स्पार कैप को और लोअर स्पार कैप के मेटल को हम आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। और ओवरलैपिंग करने के बाद एक्स्ट्रा एक सीट देते हैं, एक्स्ट्रा एक सीट देके उसको रिविटिंग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में एक एक्स्ट्रा सीट है जिसको नाम दिया स्प्लाइस, और वो सीट दोनों को आपस में रिविटेड किए हुए हैं। तो इससे क्या फायदा हो गया कि अगर ऊपर वाले अपर कैप में कोई लोड आता है, तो जब इमरजेंसी कोई लोड आ गया तो हो सकता है ये टूट जाए, हो सकता है ये ऊपर कैप आपका वो ब्रेक हो जाए, तो नीचे वाला जो लोअर कैप है वो क्या कर लेगा? अपने ऊपर लोड ले लेगा। अगर सपोज नीचे से कोई लोड आता है लोअर कैप में, अगर वो ब्रेक हो भी जाता है तो अपर कैप क्या करेगा? अपने लोड को इजीली अपने ऊपर ले लेगा। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को काउंटरैक्ट करता रहता है कि जब वो अगर फेल होता है तो ऊपर वाला ले। क्योंकि इसके लिए बीच में हमने क्या रखा है? बीच में आपने इस दोनों प्लेट को यानी कि शियरिंग एक्शन में आपने जोड़ रखा है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि फेल शेप कंस्ट्रक्शन में हम कौन सा फोर्स ज्यादा देखते हैं? उसका आंसर क्या होगा? शियर लोड। सबसे ज्यादा फेल शेप में शियरिंग लोड आता है। तो ये फिगर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? अपर स्पार, लोअर स्पार, और बीच में जो होता है बेब होता है, और उनको एक्स्ट्रा हम शीट दे के उनको आपस में ज्वाइंट करते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लाइस। इसमें देखिए, अब एक 128 फिगर में देखिए, इसमें भी है अपर स्पार कैप है, लोअर स्पार कैप है, स्टिफनर्स भी है, लेकिन इसमें क्या किया है? पूरे स्पार को एज ए रिब की तरह काम कराया है। यानी कि ऊपर वाले को हम फ्रंट स्पार मान सकते हैं, नीचे वाले को हम रियर स्पार मान सकते हैं, और इन दोनों के बीच में जो रिब है वो आपस में क्या किया? अटैच किया दोनों को। अगर बात करेंगे कि सर ये क्या है, तो एक तरह के विंग स्पार है, लेकिन इसमें पहले ही से हमने एक रिब का अटैचमेंट दे रहे थे, लेकिन वो रिब होता नहीं है, वो रिब जैसा है, लेकिन हम रिब उसको नहीं बोलेंगे। रिब क्या होता है? एरोफॉइल शेप देने के लिए यूज किया जाता है। सर तो ये फिर भी एक इसमें तरह का स्पार है। हाँ, क्या बोल रहे हो? स्विच वाले में फिर एडिशनल रिब लगाते हैं? लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? तभी तो शेप मिलेगी एरोफॉइल की। ओके। उसके बाद देखिए ये तीसरा स्पार, देखिए इसको बोलते हैं साइन वेव स्पार, क्योंकि इसका जो डिजाइन क्या है वो कैसा है? वेव की तरह, इसलिए इसका नाम पड़ता है साइन वेव स्पार। साइन वेव स्पार क्या करता है? बेसिकली ये लोड को कैसे इक्वल करता है? ये साइन वेव की तरह लोड को ट्रांसमिट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है साइन वेव स्पार। हालांकि ये सब स्पार जो है बहुत लाइट वेट स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। जितने हेवी हमारे होते हैं स्ट्रक्चर्स, उनमें फेल सेप स्पार या आपका आई बीम बॉक्स स्पार या आपका बॉक्स बीम स्पार हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए इतने तरह के स्पार्स हैं ऊपर में भी, जिसमें आपका फुल मेटल आई बीम, फेल सेप, ट्यूब टाइप में स्पार आपका है, बॉक्स बीम स्पार भी है इसमें।
ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो नेम है वो सब याद रखिएगा। अपर स्पार कैप, लोअर स्पार कैप क्या होता है, ये सब नाम याद रखना है आपको। क्योंकि डीजीसीए कई बार फोटो दे देगा और उस फोटो से क्वेश्चन पूछता है इसमें कि इसको, इस पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता देता हूँ। फॉल्स स्पार क्या काम करता है, इसमें सब लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं फेल सेप स्पार। मैंने बता दिया था कि फेल सेप स्पार क्या होता है। फेल सेप स्पार मतलब दैट शुड वन मेंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फेल, some other parts of the structure will assume the load of the failed member and permit continued operation। मतलब ऑपरेशन को रुकने नहीं देगा, एक अपने फेल हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक लोड लेने लगता है। तो स्पार विथ फेल सेप कंस्ट्रक्शन, दिस स्पार इज मेड इन 2 सेक्शन। मैंने बताया 2 सेक्शन में होता है। टॉप सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए कैप रिवेटेड टू द अपर बेस प्लेट। नोट कीजिएगा, अपर कैप जो रिवेटेड होता है किससे, बेव प्लेट, जो इसको मैंने क्या बनाया था, स्प्लाइस। और द लोअर सेक्शन इज ए सिंगल एक्सट्रूजन कंसिस्टिंग ऑफ लोअर कैप एंड बेव प्लेट। नंबर वही सेम वही पेज है 1.5 में। ये आप देखिए फिगर के ठीक नीचे लिखा है 129, फिगर के ठीक नीचे पैराग्राफ जिसमें फेल शेप के बारे में दिया हुआ है, कैसे फेल शेप का डिजाइन करते हैं। तो लिखा है द लोअर सेक्शन इज ए सिंगल एक्सट्रूजन कंसिस्टिंग ऑफ ए लोअर कैप एंड बेस प्लेट। दीज 2 सेक्शन आर स्प्लाइस्ड। स्प्लाइस्ड का मतलब शेयरिंग एक्शन, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करके। So these 2 sections are spliced together to form the spar. If either section of this type of spar break, the other section can still carry the load. This is the fail-safe design या fail-safe features. As a rule, a wing has 2 spars. One spar is usually located near the front of the wing and other about 2/3. Note कीजिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, about 2/3 of the distance toward the wing trailing edge. ये बहुत पूछता है क्वेश्चन कि ट्रेलिंग एज से कितने डिस्टेंस पर हम दूसरा स्पार लगाएंगे। तो 2/3 ऑफ द डिस्टेंस टुवर्ड द ट्रेलिंग एज, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, द स्पार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विंग। व्हेन अदर स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ द विंग आर प्लेस्ड अंडर लोड, मोस्ट ऑफ द रिजल्टिंग स्ट्रेस इज पास्ड ऑन द विंग स्पार। नाउ फॉल्स स्पार, इसको भी नोट कीजिएगा। मैंने आपको बताया था फॉल्स स्पार क्या होता है। फॉल्स स्पार कोई लोड नहीं लेगा, सिर्फ वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि आपको अटैचमेंट करता है किस चीज को, कंट्रोल सरफेस के लिए। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉल्स स्पार आर कॉमनली यूज्ड इन विंग डिजाइन। दे आर लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स लाइक स्पार बट डू नॉट एक्सटेंड द इंटायर स्पैन वाइज लेंथ ऑफ द विंग। मतलब पूरे स्पैन वाइज में ये नहीं होता है, विंग के आधा पोर्शन तक ही होता है। लिखा है डू नॉट एक्सटेंड द इंटायर स्पैन वाइज लेंथ ऑफ द विंग। ऑफन दे आर यूज्ड एज ए हिंज अटैच पॉइंट फॉर कंट्रोल सरफेस सच एज एलेरॉन स्पार। साफ लिखा हुआ है कि इसका कोई मतलब नहीं है लोड लेने का, ये एक सिर्फ हमको क्या मिलता है कि स्पेस देता है कंट्रोल सरफेस को अटैच करने के लिए। क्लियर है फॉल्स स्पार। विंग रिब, ये भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे जो मैंने आपको बताया जैसे नोज रिब, बट रिब, ये सारे इसमें मिलेंगे आपको। आगे देखते हैं। रिब आर द स्ट्रक्चरल कंप्रेसर दैट कंबाइंड विथ स्पार एंड स्ट्रिंजर्स टू मेक अप द फ्रेमवर्क ऑफ द विंग। साफ लिखा हुआ है, फ्रेमवर्क देता है, यानी कि एक एयरफॉइल शेप देने के लिए। They usually extended from the wing leading edge to the rear spar or the trailing edge to the wing। देखिए लिखा हुआ है कि ये ज्वाइंट करेगा फ्रंट स्पार से लेके रियर स्पार तक, लेकिन एक्सटेंडेड कहां तक रहता है, ट्रेलिंग एज तक। यानी कि हम उसको और आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, जस्ट फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ द विंग। द रिब गिव द विंग इज कैम्बर शेप and transmit the load from the skin,
यानी कि रिब का फंक्शन बता रहा है। पहला फंक्शन क्या है रिब का? एक कैम्बर शेप देने के लिए। दूसरा फंक्शन, ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द स्किन एंड स्ट्रिंजर्स टू द स्पार्स। Similar, ribs are also used in the ailerons, elevators, rudder and stabilizers. क्यों? क्योंकि एलरॉन, एलिवेटर, रडर, स्टेबलाइजर ये सब भी क्या है? एक तरह के विंग की तरह ही कंस्ट्रक्शन होता है इसका भी, है ना? ये भी एक तरह का एयरफॉइल सेक्शन होता है, इसलिए हम इनके अंदर भी क्या डालते हैं? रिब डालते हैं। किसके लिए? फॉर, किसके लिए? कैम्बर शेप ऑफ द एयरफॉइल बनाने के लिए। विंग रिब आर यूजुअली मैन्युफैक्चर फ्रॉम आइदर वुड, वुड का भी हो सकता है या मेटल का बना सकते हैं। एयरक्राफ्ट विथ वुड wing spar may have wood or metal rib, while most aircraft with metal spar have metal ribs. Wood ribs are usually manufactured from spurs. Note कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, wood ribs are usually manufactured from spurs. spurs क्या है? wood का एक क्वालिटी है, एक wood का टाइप है जिसमें हम सबसे ज्यादा स्पर्स उसका उसमें यूज करते हैं। नोट कीजिए इसको। The three most common types of wood ribs are the plywood, wave, lightened plywood wave and the truss type. नोट कीजिए, पहला हो गया प्लाईवुड वेव की तरह बनाएंगे, दूसरा लाइट एंड प्लाईवुड वेव, तीसरा है आपका सिंपल टाइप जिसमें आप लोग बोल सकते हो कि प्लाईवुड की तरह बनाया, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अंतर क्या कर देते हैं, ट्रस टाइप बना देते हैं। जैसे आपने फ्यूजलेज में पढ़ा है ना, ट्रस टाइप फ्यूजलेज, वैसी टाइप का आपका रिब हो जाता है। Plywood wave, the lightened wave and the truss type of these three. The truss type is the most efficient because it is the strong and lightweight, but is the also the most complex to construct. कह रहा है कि सबसे ज्यादा यूज तो करते हैं ट्रस टाइप ऑफ विंग रिब को, लेकिन सबसे ज्यादा टफ होता है इसको बनाने में। क्यों? क्योंकि ये कैसा बनता है, ट्रस टाइप बनाना पड़ता है। और ट्रस टाइप आपको पता है कैसे बनता है, एक डायगोनल मेंबर्स को अटैच करना, फिर इसमें वर्टिकल मेंबर को अटैच करना, इस तरह से काफी वुड के कंस्ट्रक्शन बढ़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा टफ है बनाना, लेकिन सबसे सफिशिएंट होता है, लाइट वेट होता है। नाउ wood ribs have a rib cap और एक कैप स्ट्रिप फास्टन्स अराउंड द एंटायर पेरीमीटर ऑफ द रिब। इसको देखिए, ये जो फिगर है, अब इस फिगर में आइए, 131 में आइए, देखिए तीनों तरह का वुड बना हुआ है इसमें। ट्रस टाइप भी है और इसमें सिंपल आपका रिब बना हुआ है विदाउट ट्रस टाइप। ट्रस टाइप में देखिए डायगोनल मेंबर्स का यूज किया गया है, एक में गसेट लगा हुआ है, एक में गसेट नहीं है। और सी वाले को देखिए जिसमें कोई डायगोनल मेंबर नहीं है, डायरेक्ट एक आपका क्या है, एयरफॉइल शेप का रिब्स है, जिसमें सिर्फ आपको लाइट वेट बनाने के लिए होल्स किए हुए, कट किए हुए मेटल्स को। इसको क्या बोलेंगे, प्लाईवुड वेव। अब इसमें दो चीज ध्यान देना है, इसके ऊपर वाले पार्ट्स को और नीचे वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट्स है इसको बोलते हैं कैप। जैसे आपको स्पार में होता है ना, अपर सरफेस कैप, लोअर स्पार कैप, तो इसमें भी होता है वही चीज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कैप और कैप स्ट्रिप फास्टेन अराउंड द एंटायर पेरीमीटर ऑफ द रिब। चारों तरफ से हम एक एडिशनल चौड़ा तरफ, एक चौड़ा स्ट्रिप होता है, मेटल का हो सकता है या वुड का होगा, और वो चारों पेरीमीटर के चार यानी पूरे रिब के पेरीमीटर में हम इसका एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड करके, मतलब मेटल को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, बाहर से चौड़ा बना देते हैं, ऊपर की जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं कैप। It is usually made of the same material as the rib itself. The rib cap is stiffens and straighten the rib and provide and setting the surface for the wing covering. वो क्यों कैप होता है उसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, इजिली आपका उस कैप के ऊपर सीट जो है, एल्युमिनियम शीट, इजिली आपका क्या होगा, कवरिंग हो जाएगा। और आप जब आप कवर करोगे तो वो जो कैप है वो एक स्पेस देगा, किस चीज के लिए, रिविटिंग करने के लिए, है ना। रिब को स्पेस चाहिए ना, तभी तो शीट उसके ऊपर रिविटिंग होगा।
तो रिवेटिंग करने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए हम एक तरह का उसमें स्पेस प्रोवाइड कराते हैं जिसको बोलते हैं कैप। Cross section of a wing rib with a truss type web is studded. The dark rectangular sections are the front and the rear being spar. Note that to reinforcing the truss, gusset are used. सर Wave rib is shown with a continuous gusset. It provides a greater support throughout the entire rib with very little addition weight. सर मेरी आवाज आ रही यानी है? कि क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं जा रही? सर मैं कह रहा हूँ सर, कुछ बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, उनको इन कर लीजिए। अभी तक वेट ही कर रहा है। सर नेटवर्क इश्यू उनके। बताओ 3 बजने वाला है, अभी तक कुछ वेट ही कर रहे हैं। क्या पढ़ाई करेगा ये लोग हैं? सर रहने दो, मत इन करो। अब बात क्या है यहाँ पर कि कंटिन्यूअस गसेट हम क्यों बोलते हैं, क्यों लगाते हैं? तो एडिशनल एक स्ट्रेंथ कैरी करने के लिए रिब्स में हम एक गसेट या वेव का यूज करते हैं। तो इसमें भी लिखा है इट प्रोवाइड ग्रेटर सपोर्ट थ्रू आउट द एंटायर रिब विथ वेरी लिटिल एडिशनल वेट, है ना। ए कंटिन्यूअस गसेट स्टिफन द कैप स्ट्रिप इन द प्लेन ऑफ द रिब। दिस एड इन द प्रिवेंटिंग बकलिंग। नोट कीजिएगा, गसेट लगाने से क्या होता है, एक बकलिंग होने से बच जाता है। दिस एड इन प्रिवेंटिंग बकलिंग एंड हेल्प टू ऑब्टेन better rib and skin joints where nail grilling is used. Such a rib can resist the driving force of the nails better than the other types. मतलब वही कह रहा है कि लकड़ी वाले में क्या होता है, रिवेटिंग तो होती नहीं है। लकड़ी वाले में हम क्या करते हैं, नेल्स का यूज करते हैं, यानी कील का यूज करते हैं। तो वो कील प्रॉपर शीट के साथ प्रॉपर क्या हो जाए, बैठ जाए, तो उस तरह के हम उसमें गसेट्स का यूज करते हैं ताकि उसके ऊपर बल्जिंग, जब वो उसको ठोकते हैं कील को तो बल्जिंग ना हो जाए। बल्जिंग का मतलब क्या होता है, रिब आपका मुड़ ना जाए, है ना। तो इसके लिए गसेट लगाना बहुत जरूरी होता है, एडिशनल एक स्ट्रेंथ मिल जाती है रिब्स को। तो इस तरह से हम विंग रिब बनाते हैं। आगे देखते हैं सर। बकलिंग होती है सर आपने बोला था कि फ्रिक्शनलेस करता है गसेट, किसको, रिब को करता है? किसको फ्रिक्शनलेस? सर आपने बोला था कल गसेट फ्रिक्शनलेस करता है, मतलब अरे गसेट देखो, गसेट का मतलब क्या होता है, आपके चारों ओर जो भी आपका लोड पड़ेगा, तो वो लोड रिब के ऊपर जो आता था, वो गसेट लगाने से क्या होगा, आपके रिब का एक स्ट्रेंथ चारों ओर पेरीमीटर से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो शीट है वो कहाँ लगता है, उसी पेरीमीटर के चारों ओर लगता है। तो गसेट का काम क्या है, जो भी लोड है एक्सट्रेंथ का रिब का एक बढ़ जाए। एडिशनल शीट लगाने का मतलब ही क्या है, इसी यही चीज है कि हमारे स्ट्रेंथ को वो कैरी कर जाए, ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा चीज है फ्रिक्शनलेस कहने का मतलब यहाँ कोई मूवमेंट तो नहीं है। मूवमेंट कहने का मतलब रिब की मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ हम लोड ट्रांसमिट करते हैं। तो लोड ट्रांसमिट के वक्त भी ये गसेट भी आपका बहुत रोल प्ले करता है। दूसरी चीज है, जब हम रिवेटिंग करते हैं या फास्टिंग करते हैं सीट का रिब के ऊपर, तो उस समय जो कील आपको डालना है या रिवेटिंग करना है, तो उस समय जो फोर्स जो लगता है आपको रिवेटिंग करने में और जो कील डालने में, उस फोर्स को सस्टेन कर पाए, रिब टूट ना जाए, इसलिए वहां एक गसेट लगा रहता है। आगे देखिए, continuous gusset are also more easily handled than the many small separate gusset otherwise required. Separate gusset का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में लगाना। 1.13 shows a rib with a lighted plywood wave. It also contain gusset to support the wave cap strips interface. देखिए 1.31C में लिखे, देखो दो लाइन दिख रहा है इसमें सपोर्ट कैप के लिए, रेड। इसको क्या बोलते हैं, वेव कैप स्ट्रिप्स इंटरफेस। ये जो रेड दिख रहा है ना फिगर में, वो क्या है, एडिशनल गसेट, छोटा गसेट जो आपको क्या करता है, एडिशनल स्ट्रेंथ देने के लिए। किसमें, कैप को, जो आपका विंग का अपर कैप था और जो लोअर कैप है,
उन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक एडिशनल गसेट लगाया छोटे छोटे टुकड़े में, जिसको हम लोग सपोर्ट द वेव कैप स्ट्रिप इंटरफेस. द कैप स्ट्रिप यूजुअली लैमिनेटेड टू द वेव स्पेशली एट द लीडिंग एज. अब ये लैमिनेटेड क्यों स्पेशली किया गया लीडिंग एज में? क्योंकि लीडिंग एज में ही सबसे ज्यादा आपका फोर्स आता है, फ्रंट फोर्स जिसको एयर का. तो लैमिनेटेड जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कंपोजिट उसी को बोलते हैं. कंपोजिट में क्या होता है, एक सिंगल मेटल और दो से तीन ज्यादा लेयर का बनाते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो वैसे ही हम रिब में भी जो फ्रंट रिब होता है उसके लैमिनेटेड पोर्शन यानी कि एक एक ऊपर ऊपर हम लोग उसके एडिशनली लगाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है. यानी लीडिंग एज बहुत ज्यादा टफ होना चाहिए आपका. और विंग रिब में आल्सो बी रिफर्ड टू एज ए प्लेन रिब और मेन रिब, यानी कि इसको हम लोग प्लेन रिब भी बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये सिंपल क्या काम करता है, एक कैम्बर शेप देने का काम करता है, इसलिए उसको प्लेन रिब बोलेंगे. विंग रिब विथ स्पेशलाइज्ड लोकेशन और फंक्शन आर गिवन मीन्स that reflect their uniqueness. For example, ribs that are located entirely forward from the front spar that are used to shape the and strengthen the wing leading edge are called nose rib या false rib. मैंने आपको बताया था nose rib और false rib क्या होता है, सिर्फ लीडिंग एज से ही उसको थोड़ा सा फ्रंट स्पार तक हम लोग लाते हैं बस, उसके बाद उसको फुल एक्सटेंड नहीं करते थे. फुल एक्सटेंड कौन करेगा, ओनली मेन रिब या इसको या प्लेन रिब बोलते हैं. नोज रिब का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ लीडिंग एज यानी फ्रंट स्पार से थोड़ा सा हम पीछे क्यों इसलिए करते हैं, जस्ट फॉर द लोडिंग ऑफ द लीडिंग एज का जो चैम्बर शेप बनता है, जो कैम्बर शेप लेने के लिए लीडिंग एज में, वो हमें नोज रिब का सबसे बड़ा हेल्प मिलता है. अब ये नोज रिब कैसा होता है, बिल्कुल पतले पतले शीट का बनाते हैं, इसमें कोई हेवी स्ट्रक्चर नहीं दिया जाता है, बिल्कुल पतले पतले शीट होती है या पतली लकड़ी, अगर लकड़ी का तो पतली पतली लकड़ी की होती है. तो इसको बोलते हैं नोज रिब या फॉल्स रिब. कहां लोकेटेड है, फॉरवर्ड ऑफ द फ्रंट स्पार, दे आर यूज्ड टू शेप द एंड स्ट्रेंथन द विंग लीडिंग एज आर कॉल्ड नोज रिब या फॉल्स रिब. फॉल्स रिब्स आर रिब दैट डू नॉट स्पैन द एंटायर विंग कॉर्ड. देखो साफ लिख दिया है, जिसको हम लोग टोटल विंग कॉर्ड में काउंट नहीं करेंगे, which is the distance from the leading edge to the trailing edge of the wing. Wing butt rib may be found at the inward edge. Very important line. Butt rib. Butt rib तीसरा नाम बता रहा हूं, पहला बताया प्लेन रिब, दूसरा बताया नोज रिब, फॉल्स रिब, और तीसरा आ गया बट रिब, जिसको बल्कहेड रिब भी बोलते हैं. इसका क्या काम है, wing butt rib may be found at the inward edge of the wing where the wing attaches of the fuselage. मैंने उस दिन ये बताया था, जहां पे अटैच करते हैं विंग को, वहां पे सबसे लास्ट वाला जो रिविट होगा वो कौन होगा, बट रिब और बल्कहेड रिब. Depending on its location and method of the attachment, a butt rib may also called a bulkhead rib या compression rib. एक और नाम आ गया देखो, compression rib. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा उसी रिब के ऊपर आता है लोड ड्यू टू द कंप्रेशन लोड. क्योंकि मैंने आपको बताया था विंग में जहां अटैच करते हो वहां पे सबसे ज्यादा कंप्रेशन लोड आता है, और वो कंप्रेशन लोड विंग के आपका कंप्रेसर रिब ही ज्यादातर लेता है. तो कंप्रेशन रिब भी बोल सकते हैं, बल्कहेड रिब, क्योंकि बल्कहेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर आपका क्या है, डिटैचमेंट हो रहा है, यानी कि सेक्शन विंग का खत्म हो रहा है. तो मैंने बताया था जहां भी कोई दो पार्ट सेक्शन डिवाइड करना है तो वहां एक बल्कहेड लगा दो. तो विंग और फ्यूजलेज के बीच में इसका अटैचमेंट हो रहा है, इसीलिए हम वहां पे उसको बल्कहेड रिब भी बोल सकते हैं. नाउ compressor rib, it is designed to receive compression load that tends to force the wings part together. Very important line. इसलिए इसका नाम पड़ता है compression rib. Since the rib are laterally weak, they are straightened in the some wing by the tape that are woven above the below rib section to prevent sidewise bending of the rib.
ड्रैग एंड एंटी ड्रैग, देखिए आ गया भाई, ड्रैग और एंटी ड्रैग क्या है। ड्रैग एंड एंटी ड्रैग वायर may also be found in a wing. They are shown crisscross between the spars to form a truss to resist force acting on the wing in the direction of the wing chord. देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फ्रंट स्पार का लोड रियर स्पार पे कन्वर्ट हो जाना। तो जो ट्रांसमिट करता है वो कौन करता है उसको, वायर, यानी ड्रैग वायर या एंटी ड्रैग वायर। तो इसीलिए लिखा है देयर ड्रैग एंड एंटी ड्रैग वायर में आल्सो बी फाउंड, दे आर सोन क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब क्रॉस कनेक्शन में, क्रिस क्रॉस बिटवीन द स्पार्स टू फॉर्म ए ट्रस टू रजिस्टर force acting on the wing in the direction of the wing chord. These tension wires are also referred to as a tie rod. देखिए आ गया, मैंने आपको बताया था इसको टाई रॉड भी बोलते हैं या एंटी टाई रॉड भी बोलेंगे। The wire designed to resist the backward force is called drag wire. नोट कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, बैकवर्ड फोर्स को ड्रैग वायर ही लेता है, इसलिए उसको बोलते हैं ड्रैग वायर। The wire designed to resist the backward force is called a drag wire. Backward force, फिर से देखिए, the anti drag wire resists the forward force in the chord direction. इसलिए उसको एंटी ड्रैग, क्योंकि एक है जो ड्रैग क्रिएट कर रहा है यानी बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड का मतलब क्या था, उल्टा लगना, तो ड्रैग लगेगा, और एक है जो सीधा फॉरवर्ड है वो ड्रैग को क्या करेगा, खत्म करेगा, दैट इज एंटी ड्रैग वायर। अभी कैसे लगता है वो हमें समझना है, बैकवर्ड फोर्स कैसे लग रहा है, फॉरवर्ड फोर्स कैसे लगता है। तो हमें ध्यान क्या देना है, एक है रिब, रिब का काम क्या है, कॉर्ड वाइज फोर्स को, आपको कॉर्ड वाइज जितने भी इसमें फोर्स आ रहा है, इससे विंग के ऊपर जब एयर फ्लो होता है, तो विंग के ऊपर जब एयर फ्लो होता है तो सारा लोड किसके ऊपर आता है, स्किन के ऊपर। फिर स्किन क्या करता है, कॉर्ड वाइज को दे, यानी विंग के रिब को दे देता है। रिब क्या है, कॉर्ड वाइज मेंबर है। अब रिब क्या करता है, वही रिब फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स क्रिएट करता है। अब देखिए आपको पता होगा जब विंग के ऊपर एयर आता है तो दो तरह से डिवाइड होता है, एक अपर फोर्स चल जाता है, एक रियर फोर्स जाता है ना, जिसकी वजह से आपके ऊपर लिफ्ट जनरेट होता है विंग के ऊपर। अब क्या होता है, जो ऊपर ज्यादा कैम्बर वाला जो फोर्स होता है उसमें कम, यानी प्रेशर एयर की बहुत डाउन हो जाती है, और जो लोअर कैम्बर यानी कि नीचे जो विंग का नीचे वाला सरफेस होता है उसमें आपका क्या होता है, एयर प्रेशर ज्यादा होता है। तो क्या करता है, नीचे से जब एयर ज्यादा जाता है तो ट्रेलिंग एज से कोशिश करता है वो फिर से वापस आने के, किसके ऊपर, विंग के ऊपर। तो इसकी वजह से एक बैकवर्ड फोर्स क्रिएट हो जाता है और एक फॉरवर्ड फोर्स जो सामने से सामने आ रहा है, किसका, एयर से जब फॉरवर्ड फोर्स टकराता है विंग को तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड फोर्स। और जब ये एयर प्रेशर जो हाई वाला है वो नीचे से क्या करता है, ट्रेलिंग एज की तरफ जाता है, तो वहां से एक बैकवर्ड फोर्स क्रिएट कर देता है। तो दोनों तरफ से विंग को क्या हो रहा है, फोर्स लगता है, एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड। इसीलिए इसमें दो वायर लगाया हुआ है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए हमने वायर लगाया है, ड्रैग वायर और एंटी ड्रैग वायर। यानी कि फिर से देखते हैं, पहला जो बोलता है द वायर डिजाइन टू रेजिस्ट द बैकवर्ड फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग वायर, यानी कि जो पीछे से जो फोर्स लग रहा है वो आपका कौन सा है, ड्रैग वायर, उसको रेजिस्ट कर देगा। और जो आगे से फोर्स लग रहा है, द एंटी ड्रैग वायर रेजिस्ट द फॉरवर्ड फोर्स इन द कॉर्ड वाइज डायरेक्शन, साफ लिखा हुआ है कॉर्ड वाइज डायरेक्शन। नाउ at the inward end of the wing spar in the some form of the wing attach the wing fitting illustrated. This provide a strong and secure method for attaching the wing to the fuselage, यानी कि फ्रंट स्पार में ही आपका सारा कुछ दिया रहता है, फिटिंग अटैचमेंट जब आप फ्यूजलेज के साथ अटैच करते हो, वो स्पार ही है जो मेन अटैच होता है।
The interface between the wing and fuselage is often covered with a fairing to achieve the smooth airflow in this area. The fairing can be removed for access to the wing attached fitting. अभी मैंने आपको एक बताया था कि जब अटैचमेंट हो जाती है तो अटैचमेंट जब होने के बाद वहां पर एक क्या होता है, एक फेयरिंग देना पड़ता है, एक्स्ट्रा फेयरिंग, एक्स्ट्रा सीटिंग मटेरियल को एक हम एरोफॉइल स्मूथ बनाने के लिए, स्ट्रीमलाइन एयरफ्लो बनाने के लिए फ्यूजलेज से लेके विंग को, तो वहां पर एक्स्ट्रा एक हम क्या करते हैं, एडिशनल एक फेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो एडिशनल जो फेयरिंग होता है वो किस लिए करते हैं, ड्रैग को कम करने के लिए, क्योंकि अटैच जहां पे होता है वहां ड्रैग ज्यादा क्रिएट होगा, इसलिए ड्रैग को कम करने के लिए वहां पर एक स्मूथ फेयरिंग दी जाती है। फ्यूजलेज और विंग की जहां अटैचमेंट होती है उसको फेयरिंग बोलते हैं। वही लाइन लिखा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कैसे वर्क करता है, ये मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, फिर भी मैं बता रहा हूं। एंटी ड्रैग वायर या टाई रॉड और एक है ड्रैग वायर। देखो यहाँ पर सबसे पहला लाइन लिखा है एंटी ड्रैग वायर और द टाई रॉड, फिगर में देखिए, और नीचे देखिए वही चीज को लिखे है यहाँ पर ड्रैग वायर और टाई रॉड लिखा है। कौन सा, जो आपका क्रॉस हो रहा है, क्रिस क्रॉस कनेक्शन में देखिए, एक जो है एंटी है, एक ठीक बगल वाला ड्रैग वायर है। क्यों, क्योंकि एक नीचे से वाले स्पार से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर वाले स्पार से जुड़ा हुआ है। तो हमने उस दिन यही बताया था, कहीं से भी आप लोग जो भी फोर्स आएगा, एक फॉरवर्ड होगा एक बैकवर्ड होगा, तो जो रियर स्पार से जुड़ा हुआ है पहला वायर, उसको हम लोग क्या बना देंगे, ड्रैग वायर बना देंगे, और जो फॉरवर्ड यानी फ्रंट स्पार से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बना देंगे, एंटी ड्रैग वायर बना देंगे। तो ऑटोमेटिकली आपका एक ड्रैग एक एंटी ड्रैग ऑटोमेटिक चलता रहेगा। सर अभी समझ में आया क्या होता है ड्रैग और एंटी ड्रैग? यस सर। सर फैजान को इन कर लीजिए। अभी फैजान अब क्या इन होगा? सर अभी 3 to 4 वाली क्लास भी है ना, तो इसलिए। तो उसके लिए तो बाद में कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, ये है आपका एक्स्ट्रा फेयरिंग जो विंग अटैचमेंट करते हैं। फिगर दिख रहा है 1.33 1.33 फिगर देखिए, इसमें आपको लिखा हुआ है फेयरिंग किसको बोलते हैं। एडिशनली हमने एक एक्स्ट्रा शीट दिया है विंग और फ्यूजलेज के अटैचमेंट में, तो बोलते हैं विंग रूट फेयरिंग स्मूथ एयर फ्लो एंड द हाइड विंग अटैच फिटिंग, ताकि पता ना चले। दिख रहा है सबको फिगर में? यस सर। The wing tip is often a removable unit bolted to the outboard end of the wing panel. One reason for this is the vulnerability of the wing tip to the damage. अभी देखिए इसमें कह रहा है कि विंग टिप जो है एक एक्स्ट्रा हम लोग विंग में अटैच करते हैं। विंग टिप, विंग टिप कोई कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर नहीं है विंग का। विंग टिप एक एक्स्ट्रा आपका क्या है, जो बाहर से हम कवर करते हैं विंग को, उसको बोलते हैं विंग टिप। ठीक है, तो one reason for this is the vulnerability of the wing tip to damage, especially during ground handling and the taxiing. इसीलिए विंग टिप लगाने का कारण दो है। पहला होता है विंग के क्रॉस सेक्शन एरिया को बचाना। विंग के क्रॉस सेक्शन एरिया को बचाना मतलब मॉइस्चर से। दूसरा, आपके विंग का जो मेन स्ट्रक्चर है वो कहीं टकरा ना जाए, जिसके कारण वो टूट ना जाए, तो उसको बचाने के लिए विंग टिप कवर दिया जाता है। और आपका एक तो हो गया उसको कैम्बर एरिया बनाना है, स्मूथ बनाने के लिए भी विंग टिप कवर किया जाता है। और विंग टिप में हम लाइट्स भी लगाते हैं, जिसका क्या बोलते हैं, पोजीशन लाइट बोलते हैं। इस तरह से हम विंग टिप का यूज करते हैं। तो कोई भी पूछेगा विंग टिप इज ए पार्ट ऑफ द विंग स्ट्रक्चर, तो नो, नेवर, विंग स्ट्रक्चर का वो पार्ट नहीं है। एक बाहर से एडिशनली हम एक कवर लगाते हैं जिसको हम लोग विंग टिप कवर बोलते हैं। सो ए रिमूवल विंग टिप फॉर ए लार्ज aircraft wing other are different. The wing tip assembly is of aluminum alloy construction
The wingtip cap is secured to the tip with the countersunk screw and is secured to the interspar structure at 4 points with 1/4 inch diameter bolts. मतलब जब हम बाहर से इसको कवर की तरह लगाते हैं, इसमें जो वो 4 स्क्रू होता है ना, वो स्क्रू किस में लगेगा? स्पार्स में लगता है। उसके लिए स्पार में ही आपको अटैच करना पड़ेगा विंग टिप के 4 स्क्रू। कौन से स्क्रू लग रहे हैं? काउंटर से। क्यों लगते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्लश। टू प्रिवेंट आइस फ्रॉम forming on the leading edge of the wing of large aircraft, hot air from the engine is often channeled through the leading edge from wing root to wing tip. बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके विंग को अभी तो लेटेस्ट ये बता रहा है, पहले क्या होता था, विंग के लीडिंग एज में सबसे ज्यादा बर्फ जमती थी। तो बर्फ जब आइसिंग जब हो जाता है तो वो सबसे बड़ा डिफेक्टिव करता है हमारे लिफ्ट को जनरेट करने में। क्यों? क्योंकि आपका एरोफॉइल शेप बिगड़ जाता है। तो आइसिंग ना हो तो पहले हम लोग क्या लगाते थे? डीआइसर बूट्स लगाते थे, ठीक है। तो एक रबर टाइप का एडिशनली हम विंग के ऊपर कवर करते थे, उसको बोलते हैं डीआइसर बूट्स। वो बूट क्या करता था? विंग के ऊपर आइस को जमने नहीं देता था, ठीक है। वो बूट इसलिए नहीं जमने देता था क्योंकि उसके ऊपर क्या होता था? कोड एक हम कॉरुगेटेड पैनल की तरह बूट को बनाते थे। कॉरुगेटेड पैनल का मतलब क्या होता है? साइन वेव। जैसे मैंने साइन वेव क्या था अभी, एक वेव की तरह अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो वैसी तरह हमारा डीआइसर बूट्स का डिजाइन होता था, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ताकि जब भी इसमें बर्फ जमता था तो जो एयर फ्लो होती है उसके ऊपर, तो बर्फ ऑटोमेटिक क्या होता था? उससे टूट जाता था। तो ये पुराने जमाने में डीआइसर बूट्स लगते थे। इसमें फायदा तो था कि आपके आइसिंग खत्म हो जाता था, लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था? आपके विंग के ऊपर आपका वेट बढ़ जाता था। डीआइसर बूट्स का वेट बहुत ज्यादा होता था। वेट बढ़ने के कारण आप ज्यादा लिफ्ट नहीं जनरेट कर पाओगे, यानी कि आप ज्यादा हाइट नहीं गेन कर पाओगे। इसीलिए अभी के एडवांस में क्या किया गया है, अब ये डीआइसर बूट्स का यूज ना करके हम लीडिंग एज में हॉट एयर का ब्लोन करा देते हैं। और ये हॉट एयर का जो ब्लोन होता है वो कहां से होता है? रूट से लेके टिप तक, स्पेशली फॉर लीडिंग एज, स्पेशली क्योंकि बर्फ जो जमता है वो लीडिंग एज पे ही जमता है। तो एक हॉट एयर ब्लोन होता है अंदर से। हॉट एयर ब्लोन होने से क्या होता है? पूरा लीडिंग एज आपका गर्म हो जाएगा, बर्फ जमने ही नहीं देगा। इसको बोलते हैं एंटी आइसिंग सिस्टम। एयरक्राफ्ट में एंटी आइसिंग सिस्टम होता है। अब ये हॉट एयर कहां से लाएंगे? तो हॉट एयर आपका इंजन प्रोवाइड करता है। इंजन जो है हॉट एयर कंप्रेसर का वहां पे ब्लोन होता है। और ये थ्रू जब भी, ये हमेशा पूरा एंटी आइसिंग ऑन नहीं होता है। जब आपको रिक्वायर्ड है, जब आपको लगता है कि हमारे विंग के ऊपर या विंग टिप के ऊपर बर्फ जैसा कुछ आइसिंग हो रही है, तो वो आपको हॉट एयर वहां पर देना पड़ता है। तो वही लाइन लिखा है, टू प्रिवेंट आइस फ्रॉम द फॉर्मिंग ऑन द लीडिंग एज ऑफ द विंग्स ऑफ ए लार्ज एयरक्राफ्ट, hot air from an engine is often channeled through the leading edge from wing root to wing tip. A lure, very important line, lure. ये लूअर के थ्रू ही हॉट एयर आता है। लूअर एक डिजाइन है। लूअर क्या होता है? कर्व सरफेस का एक डिजाइन बनाया जाता है लीडिंग एज के अंदर में, और उसी डिजाइन के थ्रू वो एयर आता है, लूअर्स। ये देखिए, लूअर ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द विंग टिप allow this warm air to be exhausted overboard. तो लूअर के थ्रू ही एयर आएगा और उसी लूअर के थ्रू आपका विंग टिप से बाहर चला जाएगा। यानी कि जब वो एयर आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं बाहर तो निकलेगा ही। तो लूअर से एक डिजाइन बनाते हैं विंग टिप के ऊपर, वो आपको दिखेगा। जब आप विंग टिप पे जाएंगे तो वहां पे दिखेगा बिल्कुल कर्व सरफेस का गड्ढा गड्ढा बना रहता है डिजाइन। तो वो इसलिए होता है हॉट एयर को रिलीज करने के लिए। नाउ द टॉप सरफेस ऑफ द विंग टिप allow this warm air to be exhausted overboard. Wing position light are located at the center of the tip and are not directly visible from the cockpit. As an indication that the wing tip light is operating, some wing tips are equipped with a lucide rod to transmit the light to the लीडिंग एज। अब ये लूसाइड रॉड क्या होता है? एक तरह का इंफ्रारेड रिफ्लेक्शन की तरह लाइट होता है
जो पूरे लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है लीडिंग एज के ऊपर। लीडिंग एज के ऊपर लाइट आ जाए जिससे आपको पायलट देख सकता है कि उसके ऊपर कहीं आइसिंग तो नहीं हो गई। तो ये लाइट कौन सा होता है? लूसाइट रॉड होता है। लूसाइट रॉड क्या करता है? एक तरह का चमकता हुआ रॉड होता है जो लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। किसके ऊपर? लीडिंग एज के ऊपर। सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, छोटे छोटे चीज जो आपको जब एयरक्राफ्ट पे जाओगे तो ये सारी चीजें आपको देखेंगे मिलेंगे। लूसाइड रॉड्स, लूवर्स, ये ही आपका मेन लीडिंग एज पे ब्लोन करता है लाइट को, ताकि आपको दिख सके इजिली। रात में भी पायलट को दिख सकता है कि हमारे विंग टिप से जो लाइट आ रही है वो लीडिंग एज के ऊपर कोई बर्फ तो नहीं जम गया, लीडिंग एज हमारा सही से प्रॉपर क्लीन स्मूथ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक तरह से पूरा आपको दिखेगा वहां। ठीक है, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये विंग टिप का पूरा कंस्ट्रक्शन आपको देखना है एक एक करके, अंदर में क्या क्या लगा होता है। ठीक है, इसलिए कुछ टॉपिक इससे मैं पढ़ूंगा, कुछ टॉपिक उससे पढ़ूंगा। दोनों बुक को मिला के चलना है, क्योंकि कुछ चीजें इसमें अच्छे से दी हुई हैं, कुछ चीजें AMR में अच्छे से दी हुई। सर विंग स्किन भी बढ़ाएंगे इससे? हाँ, विंग स्किन इसी से चलेगा। ओके सर। फिर हम लोग उस बुक में चलेंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो है विंग अभी चलेगा। एक दिन और होगा तो विंग कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन और चाहिए तो विंग आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे नेसल्स पे। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारा दूसरा